निवेश करके पैसे बढ़ाना तो सब चाहते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है निवेश से जुड़ी वो हर छोटी बड़ी बात जानना समझना जो आपको लंबे समय तक बड़ी रकम जोड़ने में मदद करती है। योर मनी में हमारी यही कोशिश होती है आपको वो हर जानकारी देने की जो आपके पैसों और फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी हो। नमस्कार, मैं हूँ कविता थपलियाल और आज मेरे साथ है अपना पैसा.com के CEO हर्ष रुंगटा। आपका स्वागत है हर्ष। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की और हमारे पहले दर्शक जुड़ रहे हैं दिल्ली से। ईशान, नमस्कार ईशान, कुछ बताएं अपने बारे में, क्या करते हैं, क्या उम्र है आपकी, परिवार में कौन कौन है? नमस्कार, मेरी उम्र है 26 और अभी मैं एक कॉन्टैक्ट सेंटर में जॉब करता हूँ। ठीक है। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और भाई बहन। और मेरी क्वेरी एक्चुअली उन लोगों के लिए है क्योंकि मैं बिल्कुल इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में। बिल्कुल, आपने सही जगह अपना सवाल भेजा है और पूछिए क्या सवाल है। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट फील्ड में एंटर करने के लिए KYC फॉर्म या डीमैट अकाउंट कौन सा आप सजेस्ट करेंगे? दूसरी बात कि मुझे अग्रेसिवली अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है अगले 20 से 25 साल के लिए, जिसमें मैंने आपके शो के हिसाब से ऑब्वियसली इतना अंडरस्टैंड किया है कि अगर इक्विटी फंड में मैं इन्वेस्ट करता हूँ अभी और थोड़े बहुत मेरे डेट के इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो आई थिंक 20-25 ईयर्स में मैं एक अच्छा कॉर्पस अपने लिए अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं अभी जानना चाहूँ शुरुआत के लिए 1000 पर मंथ के हिसाब से, और आगे चल के मैं बढ़ा दूंगा, पर मेरा जो एम है अभी सिर्फ एक है, आगे चल के और गोल्स हो सकते हैं, पर अभी है रिटायरमेंट के लिए कम से कम 3.5 करोड़ रुपीस जो 20-25 ईयर्स के बाद चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो KYC फॉर्म्स और डीमैट अकाउंट के लिए थोड़ा मेरे को इन्फॉर्मेशन दीजिए, और मुझे किस तरीके से अपने आप मतलब परफॉर्मेंस मैं जज कर सकता हूँ जो फंड है उनके लिए, और मैं फिर कैसे धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो थोड़ा और डाइवर्स कर सकता हूँ और थोड़ा और मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट की राशि बढ़ा सकता हूँ। चलिए ईशान, यहाँ पर आपने अपना सवाल पूछ लिया है और अब बात करते हैं हर्ष से। हर्ष, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ईशान के साथ साथ आई एम श्योर हम बाकी दर्शकों को भी यहाँ बता पाएंगे कि कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। अगर मैं ईशान की ही बात करूँ तो इन्होंने अब तक तो अपना एक ही गोल सेट किया है जो है रिटायरमेंट का। 3.5 करोड़ रुपये इनको चाहिए लगभग 20 से 25 साल के बाद, लेकिन किस तरह से इनको निवेश करना है, डीमैट के थ्रू जाना है या किसी जो डायरेक्ट तरीका होता है वहाँ पे जाके म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करनी चाहिए या नहीं, और कुछ नॉलेज रखते हैं, योर मनी को काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले निवेश की जो पहली सीढ़ी है उस पर मैं आपकी राय चाहूँगी। इनको अपना डीमैट अकाउंट तो शायद नहीं खोलना चाहिए, डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में KYC के जरिए ये इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले एक्चुअली ईशान, एक तो आपने शुरुआत बहुत सही करी है कि शुरू करने से पहले आप प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। और ये एक तरीका है, और भी प्रोफेशनल अगर आप हेल्प लेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। कोई भी जर्नी में शुरू होने से पहले एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन से हेल्प लेना, एक रोड मैप बनाना बहुत अच्छी बात है। रहा सवाल ये, जो बहुत से आपको जब इस जर्नी में आप निकलेंगे तो कई सारे आपको जो हैं ये जार्गन मिलेगा। KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। वो आपको कोई भी फिनेंशियल प्रोडक्ट आपको खरीदना है, म्यूचुअल फंड खरीदना है, शेयर्स खरीदना है, इंश्योरेंस अगर आपको लेनी है, कोई भी प्रोडक्ट में आपको KYC के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। और बहुत ही सिंपल है, KYC के डॉक्यूमेंट्स यानी आप कौन है इसका प्रूफ, तो और आप कहाँ रहते हैं इसका प्रूफ। बेसिकली ये 2 चीज़ों का प्रूफ आपको देना होता है। कई डॉक्यूमेंट से हो सकता है, पासपोर्ट है, वोटर ID कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, और कई तरीके की लिस्ट होती है, और जो आधार कार्ड है। अब ये स्टैंडर्डाइज हो रही है अक्रॉस द एंटायर फाइनेंशियल सेक्टर, और ये आपको करना ही होगा। डीमैट, जहाँ तक डीमैट अकाउंट का सवाल है, डीमैट अकाउंट आपको चाहिए अगर आप स्टॉक्स खरीदेंगे मार्केट से, या अगर आप म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे स्टॉक मार्केट से, तो आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। अगर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए। तो ये शायद इनके जो जार्गन का सवाल है। अब इम्पोर्टेंट, आप जर्नी में शुरू हो रहे हैं, आपने शुरुआत में मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने कम से कम लक्ष्य बनाया है। आपने कहा है कि 3.5 करोड़ आपको 25 या 27 साल बाद में चाहिए, लेकिन लक्ष्य बनाते समय आप शायद आज आपको ये 3.5 करोड़ की फिगर जो है बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन अगर हम 8% का इन्फ्लेशन लें
तो 3.5 करोड़ आज से 25 साल के बाद उसकी वैल्यू, आज की वैल्यू 50 लाख रुपए है। तो आप सोचिए, अगर आप आज 52 साल के होते और आपके पास 50 लाख रुपए होते तो क्या आप रिटायर हो सकते थे? नहीं। तो मैं शायद नहीं, मुझे आपकी इनकम नहीं पता इसलिए नहीं कह सकता, आपके एक्सपेंसेस नहीं पता, लेकिन शायद नहीं, अमाउंट कम लग रही है। तो क्लियरली लक्ष्य बनाते समय थोड़ा सा उसको एक कैलकुलेटेड तरीके से बनाइए, न कि रूल ऑफ द थंब से बनाइए। लंबे समय में इनवेरिएबली रूल ऑफ द थंब से बनाया हुआ लक्ष्य गलत होगा, या तो बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा। तो यहाँ पर इनको इन्फ्लेशन काउंटिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम 8% की दर से इन्फ्लेशन काउंटिंग करते हैं यहाँ पर, तो इनको 20 से 25 साल के बाद अपने रिटायरमेंट के लिए कितनी रकम जोड़नी होगी? तो वो डिपेंड करेगा कि रिटायरमेंट के बाद उनके एक्सपेंसेस कितने होंगे। अगर आज रिटायर होते तो उसको हम इन्फ्लेशन के हिसाब से करके, एक कैलकुलेशन है वो करना होगा, और जितना लंबा है वो फिगर उतनी बड़ी लगेगी। लेकिन कंपाउंडिंग अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करेंगे तो वो फिगर आप मीट कर पाएंगे अगर सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन लक्ष्य सही करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे पहली सीख है। सेकेंडली, अगर आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में, आप शुरू करिए, छोटे से शुरू करिए, बड़े से शुरू करिए। मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना असेट क्लास चुनिए। इक्विटी में चुनना है, डेट में चुनना है। लोग स्कीम्स में घुस जाते हैं कि ये स्कीम अच्छी है, वो स्कीम अच्छी, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 90% इन्वेस्टमेंट आउटकम इस पे डिपेंड होता है कि आपने इक्विटी चुना कि डेट चुना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर चूंकि इनका काफ़ी लंबी अवधि का गोल है, तो मेरे ख्याल से अगर इक्विटी में ही ये निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, गोल अचीवेबल भी हो जाएगा। और कौन कौन से फंड इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए हर्ष? तो मेरे ख्याल से ये जो 3.5 करोड़ का लक्ष्य है, अगर ये इक्विटी में डालते हैं 25 साल तक, और अगर हम उसमें 12-12.5% का रिटर्न अज्यूम करते हैं, तो महीने के सिर्फ 2100 रुपए डालेंगे तो भी वो लक्ष्य अचीव हो जाएगा। वो लक्ष्य सही है कि नहीं वो हमने ऑलरेडी देख लिया कि छोटा लगता है। तो क्लियरली इक्विटी फंड्स में डालना चाहिए। स्कीम्स नहीं समझ में आती हैं तो मेरे ख्याल से इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं, बिकॉज वो रिस्क फ्री है। बिल्कुल। या आप जैसे मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, उसमें आप टॉप क्वार्टाइल की कोई भी स्कीम चुन लें जी। अगर स्पेसिफिक स्कीम्स की बात करें तो ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप है, UTI अपॉर्चुनिटीज फंड है, IDFC प्रीमियर इक्विटी है, डिपेंड करता है आपकी नीड्स पर। लेकिन इक्विटी चुनना और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना और डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करना जरूरी है। चलिए ईशान, तो जल्द से जल्द अपने निवेश की शुरुआत कीजिए, और बाकी आप अपने फंड्स जो भी आप सिलेक्ट करें उनको लगातार ट्रैक करें, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करें। ये आप moneycontrol.com पर जाकर भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। रवि ने हमें ईमेल भेजा है और इनका सवाल लोन पर है। हर्ष, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। ये कह रहे हैं कि ये अपने किसी कज़न के लिए एजुकेशनल लोन ले चुके हैं, गारंटर हैं मतलब वो उनके लिए, और अब खुद के होम लोन के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या उनको वो होम लोन मिल सकता है या नहीं, क्या वो एलिजिबल हैं किसी होम लोन के लिए। दूसरा, अगर वो हैं तो क्या जितने की उन्होंने गारंटी दी है उससे कम उनको लोन मिलेगा, किस तरह से उनको लोन मिलेगा और क्या क्या शर्तें सामने आएंगी? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। जब आप गारंटी देते हैं, चाहे एजुकेशन लोन हो, कोई भी लोन हो, उसका तरीका ये होता है कि जो बैंक होते, और अब सब कुछ रिपोर्ट होता है क्रेडिट ब्यूरो में, तो आप जब गारंटी देते हैं इट इज ट्रीटेड कि आपने ये लोन लिया और मेन बोरोवर को दे दिया। बिल्कुल। तो यानी उसकी जो सर्विसिंग हो रही है, चाहे कर रहा मेन बोरोवर होगा, आपकी इनकम पर भी उसका चार्ज है। तो क्लियरली इट इज लाइक एनी अदर लोन। अगर आपका एग्जिस्टिंग लोन है, उसके वजह से नया लोन मिलने में उतना एक्सटेंट तक कमी आ जाएगी। मतलब आप गारंटर हैं, इसका मतलब ये नहीं जो आपको लोन दे रहा होगा वो आपको ऐसे ही ट्रीट करेगा कि आपने खुद लोन दिया है। बिल्कुल जी, दैट इज वन। सेकेंड, बट एक चीज है कि क्रेडिट ब्यूरोज में रिपोर्टिंग जो है गारंटर्स की अभी तक काफी पुअर है, और कई लोन फॉर्म्स में एग्जिस्टिंग गारंटी का डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन नहीं है। तो अगर डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन आप नहीं करेंगे तो आप फंस सकते हैं। लेकिन अगर डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन ही नहीं है फॉर्म में, और अगर क्रेडिट रिपोर्ट पे रिपोर्टेड नहीं, तो अपनी रिपोर्ट मंगा लें, देख लें ये रिपोर्टेड है क्या, और जब आप लोन का फॉर्म भरें उसमें कंप्लीट डिस्क्लोजर करें। बट अगर जरूरी नहीं है तो इम्पैक्ट नहीं होगा,
और इनको लोन अपनी खुद की इनकम के हिसाब से, सिर्फ होम लोन के हिसाब से भी मिल सकता है। बिल्कुल। समय यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन एक छोटा सा डाउट है मेरा, अगर ये जिस लोन के लिए गारंटर हैं, अगर वो पर्सन अपना लोन लगातार चुका रहा है, अपनी EMI लगातार दे रहा है, तब तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए नया लोन लेने में? अगर काफी समय हो गया है तो आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसे न टेक इनटू अकाउंट करें, और वो शायद मान सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे रवि, आपको बिल्कुल होम लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर जो आपने एजुकेशनल लोन जिसके लिए आपने गारंटी दी हुई है, अगर वो अपना लोन टाइम पर चुका रहे हैं, अपनी EMI टाइम पर चुका रहे हैं, तो आपको लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे टैक्स बचत के लिए कहाँ लगाएं पैसा और कैसे उठाएं फायदा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। टैक्स प्लानिंग भी फाइनेंशियल प्लानिंग का अहम हिस्सा है। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है टैक्स बचत के लिए कहाँ पैसा लगाना चाहिए। लेते हैं हमारे अगले दर्शक राजेश जाम्बुलकर का ईमेल, जो ALSS के बारे में ही जानना चाहते हैं। हर्ष, बेसिकली इन्हें टैक्स सेविंग पर्पस से इन्वेस्टमेंट करनी है। क्लियरली 80C के तहत जो निवेश करना चाहते हैं, ये उसी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। कुछ ALSS फंड इन्होंने चुन के निकाले हैं, जो है ICICI प्रू टैक्स प्लान, ITFC टैक्स एडवांटेज और रिलायंस टैक्स सेवर। और जानना चाहते हैं कि हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए क्या ये ALSS फंड में निवेश कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद और 3 फंड्स के नाम इन्होंने चुन के निकाले हैं: एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, कैनरा रिबर्को टैक्स सेवर और फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड। जानना चाहते हैं कि मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स क्या इन फंड्स में निवेश कर सकते हैं या नहीं। ये 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और ALSS फंड ढूंढ रहे हैं बेसिकली अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। हम राजेश के सवाल का जवाब दें उससे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज इसे अलॉट करना चाहिए। अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, साफ तौर पे इसका क्लियर पर्पस तो टैक्स सेविंग का होता है, रिटर्न के चक्कर में ना पड़े, और आपको टैक्स सेविंग कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कितने हद तक आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करनी चाहिए? सो टैक्स सेविंग कविता जो है वो आपका रिटर्न बढ़ाता है जी, ठीक है। तो टैक्स इट इज अ एडिशनल इनकम कमिंग फ्रॉम द सेम इन्वेस्टमेंट। तो मेरे ख्याल से टैक्स सेविंग कम्स लेटर। आप इस इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करेंगे कि इसमें टैक्स सेविंग मिलता है, आप इन्वेस्टमेंट इसलिए करेंगे कि जो उस इन्वेस्टमेंट में इनहेरेंट रिटर्न है, जो अंदरूनी उसका रिटर्न है, प्लस जो टैक्स सेविंग होती है, उसके वजह से आपका रिटर्न बेटर हो गया जी। और फ्रीक्वेंटली जो चीजें हैं इसमें टैक्स सेविंग्स में बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे PPF है, उसका इनहेरेंट अंदरूनी रिटर्न ही 8.7 है, टैक्सेबल नहीं है, जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं उस पर टैक्स डिडक्शन मिलता है, तो आपका रिटर्न काफी बढ़िया हो जाता है। अगर आप जोखिम ले सकते हैं, इसमें शायद जोखिम का भी सवाल इन्होंने उठाया, हाई रिस्क एंड मॉडरेट रिस्क। मॉडरेट रिस्क अगर आपका है तो आप ELSS में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इक्विटी 100% इक्विटी है, तो क्लियरली ये हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ही है। और इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, 3 ही साल का लॉक इन है। टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इक्विटी का दूसरा जो ऑप्शन है वो NPS है, जिसमें मैक्सिमम 50% इक्विटी हो सकता है, या पेंशन फंड्स हैं जो 2-3 जो नोटिफाइड हैं, उसमें उससे भी कम होता है, उसमें लॉक इन ज्यादा होता है, और विड्रॉल पे टैक्सेबिलिटी है। यहाँ पर विड्रॉल पे टैक्सेबिलिटी नहीं है, EEE है। तो अगर इक्विटी करना है तो ELSS बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इसमें टैक्स का जो रिटर्न है वो भी ऐड हो जाता है। टैक्स सेविंग का जो रिटर्न है, इक्विटी के जो अच्छे रिटर्न है, उसमें टैक्स सेविंग का तड़का लग जाने से वो अच्छा रिटर्न हो जाता है, लेकिन हाई रिस्क है। तो ये समझ लें कि हाई रिस्क है। इसके बाद अगर करना है इनको, अगर 1.5 लाख करना है फॉर एग्जाम्पल, तो एक मुश्त ना करें उसको। जो भी 8 महीने बचे हैं, 7 महीने बचे हैं, उसमें सिस्टमैटिकली कर लें, ताकि थोड़ा सा टाइमिंग का जो इम्पैक्ट हो थोड़ा कम हो। आई थिंक कौन सी स्कीम में करें, मेरे ख्याल से इन्होंने अच्छी स्कीम्स खुद ही चुनी है। अगर मुझे दो बताने के लिए कहेंगे तो ICICI प्रू टैक्स प्लान है या फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड है, बट ही कैन गो कैनरा रिबर्को। अच्छी स्कीम्स चुनी है इन्होंने, जो भी स्कीम्स चुनी है अच्छी स्कीम्स है, ही कैन गो जिसके साथ
वो कंफर्टेबल। लेकिन ये 2 फंड्स चाहते हैं, तो क्या 1000 रुपए की SIP के लिए इनको 2 फंड्स चुनने चाहिए या एक ही फंड में ये 1000 तो बहुत कम होता है, तो क्या डाइवर्सिफिकेशन, आप बड़ा अमाउंट कर रहे हो तो आप 2 में करिए। वैसे कोई बहुत भयंकर उससे डाइवर्सिफिकेशन होता नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक ही स्कीम चुने ताकि पोर्टफोलियो छोटा रखें, ताकि उस पर नज़र रख सकें। अगर आप बढ़ा लेंगे पोर्टफोलियो तो नज़र रखने में तकलीफ होती है। अगर हम ELSS को छोड़ दें, उसके अलावा PPF एक बेहतरीन ऑप्शन है जहां पर आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें निवेशक अपना सकते हैं जिनको? तो जैसे PPF भी कहा आपने, NPS कर सकते हैं, बिकॉज NPS भी अच्छी स्कीम है, उसमें लॉक इन है। उतना ध्यान रखें कि लॉक इन है। आज की तारीख में टैक्सेबिलिटी हो सकती है विड्रॉल पर, बट होपफुली आई थिंक अगले 1 या 2 साल में ये जो टैक्स का अनफेवरेबल ट्रीटमेंट है ये शायद निकल जाएगा। तो आई थिंक दोज आर दी एक्सेलेंट स्कीम्स इन दी जो टैक्स सेविंग का, जो बाद में अगर छोटी अवधि के लिए करना है तो NSC कर सकते हैं, बिकॉज बट उसकी इनकम जो है वो टैक्सेबल है। ये 30% टैक्स ब्रैकेट में है, इनकम टैक्सेबल है। तो मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं है। ही शुड डेफिनेटली लुक एट PPF। जो डेट करना है उसके लिए PPF से आगे ना सोचें, जितना इक्विटी करना है उसके लिए ELSS से आगे न सोचें, ऐसी मेरी एडवाइस। खैर इतने छोटे से अमाउंट के लिए इनको PPF ही कर लेना चाहिए, यही आप भी सजेस्ट करेंगे? और PPF एक मुश्त भी कर सकते हैं, वो उसको सिस्टमेटिकली करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पर राजेश जी आपको PPF में निवेश करने की सलाह दी जा रही है। अगर आप चाहें तो अगर आप अमाउंट अपना बढ़ा सकते हैं तभी आप ELSS फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, वरना PPF आपके लिए एक बेहतरीन टैक्स सेविंग ऑप्शन है। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कम उम्र में निवेश के क्या हैं फायदे। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और मनी में आपका फिर से स्वागत है। हम दे रहे हैं निवेश से जुड़े आपके सवालों के जवाब और मेरे साथ बने हुए हैं हर्ष रुंगटा। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। हमारे साथ अब फोन लाइन पे हैं किरण जाधव मुंबई से। नमस्कार किरण, अपना सवाल पूछें। नमस्कार। मैं अभी मींस आई हैड नॉट इन्वेस्टेड एनी मनी। ठीक है। आई वांटेड एन व्यू ऑन दैट कि हाउ डू आई इन्वेस्ट, और आई एम द रेगुलर यूजर ऑफ दिस योर मनी। मुझे बताइए आपके गोल्स क्या हैं जिसके लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है? एक्चुअली आई हैव टू ब्रिंग, मुझे एक घर लेना है। ओके, फॉर दैट एंड स्टिल आई डोंट हैव चिल्ड्रन, तो मेरा अभी तक मींस ऐसा कुछ नहीं है कि आई कैन वो चिल्ड्रंस प्लान होना चाहिए लाइक दैट। कितने साल में घर खरीदना की सोच रहे हैं आप, और कितना अमाउंट आपको लगेगा उसके लिए? अप्रोक्स अभी कंसिडरिंग ये पुणे में मुझे लेना है तो अप्रोक्स 1 करोड़ के आसपास तो रहेगा। ये उसकी करंट वैल्यू है? नो, करंट वैल्यू तो नहीं है, बट इट विल बी ऑन नेक्स्ट 10 इयर्स। ठीक है, 10 साल के बाद आप लगभग 1 करोड़ तक का घर खरीदने का सोच रहे हैं, ये आपका एक गोल है। दूसरा गोल? और दूसरा गोल है कि द सेम थिंग आई हैव टू डू इट इन मेरा जो नेटिव प्लेस है उधर मुझे घर लेना है, तो बांधना है, तो उसके लिए मुझे कुछ अराउंड 20 लाख के आसपास वो चाहिए मुझे। कितने साल में? तो वो विदिन 5 इयर्स। मुझे बताइए कि आपकी सालाना आय क्या है और आपका घर खर्च ऑलमोस्ट हर महीना कितना आ जाता होगा? घर खर्च मेरा है अराउंड 15,000 और मेरी सालाना आय है 7 लाख। ठीक है। और करंट इन्वेस्टमेंट कहीं है आपकी? करंट इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। करंट इन्वेस्टमेंट एक फिक्स डिपॉजिट है जो अराउंड अप्रोक्स 1 लाख के आसपास है। ओके, एंड मेरा जो PF जा रहा है कंपनी से बस उतना ही है। ठीक है, चलिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पे करते हैं, खासतौर से आपके गोल्स को ध्यान में रखते हुए बताते हैं आपको कहाँ कहाँ आपको निवेश करना चाहिए। 25,000 रुपये ये कह रहे हैं हर महीने निवेश करने की क्षमता अभी रखते हैं। इन्होंने केवल PPF में और FD में अपना निवेश यहाँ पर किया हुआ है। 2 गोल्स हैं और दोनों के अचीवेबल हैं। अब तक अगर निवेश की शुरुआत नहीं की है और अब अगर करते हैं तो ये तो मुश्किल लगता है। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ किरण जी कि आप अभी घर क्यों नहीं खरीदना चाहते? 10 साल बाद ही क्यों खरीदना चाहते हैं? अभी तो मेरे पास अमाउंट भी नहीं है उतना, सो आई कुड नॉट अफोर्ड। ओके, तो अमाउंट के लिए ठीक है,
क्योंकि जो आपने 1 करोड़ का ये जो फिगर दिया है, अगर वो आज की वैल्यू है 1 करोड़, आपने कहा 10 साल बाद की वैल्यू है, यानी उसकी अगर हम आज की वैल्यू निकालें उसकी तो करीबन 30 लाख 35 लाख के आसपास आएगी। अगर 8-9% का रियल एस्टेट में अप्रिसिएशन माने तो 30-35 लाख का घर आप अपनी इनकम के हिसाब से खरीद पाएंगे। तो इनफैक्ट होम लोन लेकर ऑब्वियसली तो अगले 2 या 3 साल तक उसका डाउन पेमेंट के लिए आप इन्वेस्ट करें। Exactly. और अगले 5 साल के बाद हर्ष उनको ऑलरेडी 10 से 15 लाख रुपए चाहिए, जैसे कि बता रहे थे अपने होम टाउन में उनको घर बनाना है। तो ये उन्हें डिसाइड करना होगा कि कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इनकम जितनी है उतनी है। हाँ. तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली दोनों ही, अगर घर जल्दी खरीद सकते हैं पूना वाला या होम टाउन वाला, तो होम टाउन वाला अगर 5 साल बाद खरीदना है तो उसमें मेरे ख्याल से ये रिस्क भी ले सकते हैं। तो इनको बैलेंस्ड फंड देखना चाहिए, उसमें दोनों चीजें हो जाएगी। और अगर खुद का घर खरीदना है पूना में तो ये 2 साल के लिए कोई रिकरिंग डिपॉजिट टाइप का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे डाउन पेमेंट जुड़ जाए, बाकी का होम लोन ले लें और अपना घर खरीद सकते हैं। तो दोनों में से एक चीज ये देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर फंड के नाम भी हम आपको बता रहे हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड के नाम भी, और साथ ही जो बैलेंस म्यूचुअल फंड हर्ष बता रहे हैं उनके नाम भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। और आप इन फंड्स में निवेश करके अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज शो पर आने के लिए। योर मनी में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।